ओके, अब जैसे मान लो सोर्स ऑब्जर्वर, सोर्स एंड ऑब्जर्वर। अब जरा ये बताया जाए कि मान लो इसमें अब जो सोर्स है उसकी स्पीड हम vs से लेते हैं और ऑब्जर्वर की स्पीड vo से लेते हैं। तो इसमें ऊपर वाले में जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगा, जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी या ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी आएगा, वो तो हो जाएगा v अपॉन v माइनस vs इंटू एफ हो जाएगा, और नीचे में जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आएगा ये v प्लस v नॉट इंटू v इंटू एफ हो जाएगा। अब सपोज करो यहाँ पे v जो है वो वेव की स्पीड है। v क्या है? ये है स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव। अगर सोर्स लाइट इमिटिंग सोर्स है तो उसमें v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर ये जो सोर्स है ये लाइट वेव का सोर्स है, लाइट वेव का सोर्स, उसमें v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 ये हो जाएगी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 3 इंटू मीटर पर सेकेंड हो गई है। अब सपोज कर लो वेलोसिटी ऑफ सोर्स, हम अगर बात करें वेलोसिटी ऑफ सोर्स 100 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज्यादा हुआ कि बहुत कम हुआ? कम होगा। बहुत कम। रियल में नहीं, उससे हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम रियल सिनेरियो से कंपेयर कर रहे हैं कि हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट होती है, जो चीजें होती है, जैसे मान लो कि ये किसी भी व्हीकल का हेडलाइट, किसी व्हीकल का या बाइक का या कार का या ट्रेन का या बस का आगे जो हेडलाइट लगा होता है, तो उसमें जो सोर्स होगा उसकी जो रफ्तार होगी उस रफ्तार के हिसाब से कंपेयर करें तो ये 10 मीटर 100 मीटर पर सेकेंड क्या है, एक सेकंड में 100 मीटर चला गया। तो अगर रियल सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो ये स्पीड बहुत ज्यादा है कि कम है? ये बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है ना। ये तो रियल सिनेरियो के हिसाब से ये स्पीड काफी ज्यादा हो गई। मतलब एक सेकंड में कोई ऐसी चीज, ऐसी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो कोई बाइक है या कार है या ट्रेन है या बस है, वो एक सेकंड में 100 मीटर चली गई है, ज्यादा है ये कौन चल सकता है? ये एरोप्लेन चल सकता है, उसके हिसाब से चल सकता है ये। तो हम ये ले लिए, ठीक है। या फिर हम अगर ऑब्जर्वर की बात करें कि ऑब्जर्वर भी किसी ऐसी चीज में बैठा हुआ है जो जा रही है कितने, सपोज कर लो ये जा रही है 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। अब इन दोनों ही केस में जरा ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का क्या कैलकुलेशन करो। इन दोनों ही केस में तुम लोग मुझे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन करो, और सपोज करो फ्रीक्वेंसी एफ है, दोनों में फ्रीक्वेंसी एफ ही है, दोनों में सोर्स की फ्रीक्वेंसी एफ ही है, तो दोनों केस में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या आती है जरा मुझे कैलकुलेट करके डिसिमल के 2-3 पॉइंट तक बताया जाए, क्या आएगा वैल्यू? तो पहले वाले में जब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे तो ऊपर में क्या लिखोगे? 3 इंटू 10 की पावर 8, नीचे में 3 इंटू 10 की पावर 8 माइनस 10 की पावर 2 इंटू एफ लिखा जाएगा। यहां क्या लिखा जाएगा? यह लिखा जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 10 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेशन में कौन डोमिनेट करेगा? इस कैलकुलेशन में कौन डोमिनेट करेगा? जब इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो ये वैल्यू, देखो इसमें से जो वैल्यू माइनस की जा रही है या इसमें ऊपर में उतनी वैल्यू प्लस की जा रही है, तो जो भी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा दोनों केस में क्या आएगा? सेम ही आएगा करीब करीब। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर लाइट सोर्स की बात करें उस केस में, या अगर सोर्स अप्रोच कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ या ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहा है सोर्स की तरफ, उसमें जो इसको अभी नहीं लिखना, ये बस समझने के लिए बता रहे हैं, ये बस समझने के लिए। ये अभी लिखवाएंगे इस पे, हम अभी लिखवाएंगे इस पे। तो इस केस में जो दोनों ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है अगर तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो वो बिल्कुल सेम ही आ जाएगा। बात समझ में आया या नहीं आया? तो इन केस ऑफ लाइट वेव
ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का फर्क इस बात से नहीं पड़ता, इन केस ऑफ लाइट वेव ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का फर्क इससे नहीं पड़ता कि कौन मूव कर रहा है, सोर्स मूव कर रहा है कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। बस ये एक पॉइंट समझाने के लिए इतनी सारी बात हम बता रहे हैं कि लाइट वेव के केस में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, या सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है या ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है। दोनों ही केस में मतलब या तो इसके बीच का डिस्टेंस जब चेंज होगा या इसका बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, तो कोई भी केस हो, चाहे ऑब्जर्वर मूव करे चाहे सोर्स मूव करे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ये बात समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा कि अगर जो भी वेव इमिटिंग सोर्स है उस वेव की स्पीड सोर्स की स्पीड से या ऑब्जर्वर की स्पीड से काफी ज्यादा है, जैसे इस केस में लाइट की स्पीड जो हम यहाँ सोर्स की स्पीड या ऑब्जर्वर की स्पीड लिए हैं उससे काफी ज्यादा है, उस केस में इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन किसकी तरफ मूव कर रहा है, सोर्स मूव कर रहा है कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, कौन किससे दूर जा रहा है, सोर्स दूर जा रहा है कि ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, इससे इस बात को फर्क नहीं पड़ेगा। बस फर्क किससे पड़ेगा कि अगर किसी के मूवमेंट से, चाहे सोर्स के मूव करने से या ऑब्जर्वर के मूव करने से, है ना, दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस अगर चेंज होता है, उस केस में एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होगा। इस चीज को रखना है। तो अब आगे लिखोगे, इसमें हम आगे लिखेंगे कि वो जो 4 एग्जाम्पल लिखे थे तो लिखेंगे उसमें। अब नेक्स्ट इसमें लिखा जाएगा कि इन केस ऑफ लाइट वेव, इन केस ऑफ लाइट वेव the apparent change in frequency या कह लो फ्रीक्वेंसी या कह लो वेवलेंथ, दोनों में कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज होता है। वेवलेंथ ऑफ लाइट नॉट डिपेंड्स on the fact whether source is moving or observer is moving। सोर्स मूव कर रहा है या ऑब्जर्वर मूव कर रहा है या दोनों मूव कर रहा है, इससे इस बात पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? तो इट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, कौन सा? रेडियल वाला, है ना, बिटवीन देम। कहने का मतलब ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, और सपोज करो ये इसके बीच का सेपरेशन है, ये इसके बीच का सेपरेशन है। अब ये सेपरेशन अगर दोनों के बीच में चेंज होगा किसी के मूव करने से, तो यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी में चेंज सेम ही आएगा। अब ये देख लो, इसमें ध्यान देना जो बताता है कि अगर मान लो ये इस तरीके से मूव करेगा, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी अगर v है तो ये एंगल थीटा होगा, और ये मान लो रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, तो इसकी जो इधर कंपोनेंट होगी v cos थीटा, जो लेंगे हम लोग v cos थीटा, वही वेलोसिटी लिया जाएगा, v cos थीटा लिया जाएगा, ये मान लो रेस्ट में है। तो इसमें जो रिलेटिव वेलोसिटी v रिलेटिव लिया जाएगा वो कितना हो जाएगा? v cos थीटा हो जाएगा। मान लो ये है ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, तो इसको v नॉट कर देते हैं, तो ये v नॉट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट केस में ये सोर्स, ये ऑब्जर्वर, ये सोर्स, ये ऑब्जर्वर, अब इन दोनों का लाइन ज्वाइनिंग इस तरीके से हमने ले लिया,
और सपोज कर लो ये वेलोसिटी इस तरीके से है, ये ऑब्जर्वर है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स, यहाँ पे θ1 और ये है θ2। तो इसके अलोंग जो कंपोनेंट हो जाएगा, इसके अलोंग ये कंपोनेंट हो जाएगा, तो v रिलेटिव कितना लेंगे हम, v रिलेटिव कितना लेंगे, तो v रिलेटिव का जो मॉड हो जाएगा वो हो जाएगा, इधर देखो, इधर है vs cos θ1 और इधर है v नॉट cos θ2। तो v रिलेटिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा vs cos θ1 प्लस v नॉट cos θ2, ऐसे हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे एग्जांपल लिया जाए इसमें कि मान लो ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, और सोर्स मूव कर रहा है, सोर्स इधर मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर इधर मूव कर रहा है, इस तरीके से। ये जो लाइन ज्वाइनिंग से एंगल बना रहा है, लाइन ज्वाइनिंग से एंगल ये बना रहा है 37 और ये बना रहा है 53 का। तो इसका जो कंपोनेंट हो जाएगा इधर रेडियल के अलोंग, और इसका कंपोनेंट हो जाएगा रेडियल के अलोंग। मान लो ये जा रहा है किस रफ्तार से, तो ये जा रहा है 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, और ये जा रहा है 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। तो v रिलेटिव कितना लोगे, तो देखो इधर जो इसका कंपोनेंट हो जाएगा कितना होगा, 50 इंटू कॉस 37 डिग्री, और इधर लिखोगे 30 इंटू कॉस 53 डिग्री। तो v रिलेटिव जो हो जाएगा 50 इंटू कॉस 37 डिग्री प्लस 30 इंटू कॉस 53 डिग्री, कितना आएगा ये 50 इंटू 4/5 प्लस 30 इंटू 3/5। ये कट गए, यहाँ पे 10 हो गया, ये कट के यहाँ 6 हो गया, ये आ गया 40 प्लस 18, ये हो जाएगा 58 मीटर पर सेकंड v रिलेटिव। समझ में आया? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। या Yes, फिर sir. अगर हम एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये लाइन ज्वाइनिंग है, ये जा रहा है इधर 37 डिग्री पे 50 मीटर पर सेकंड पे। एक मिनट को बैक करते हैं, और ये इधर जा रहा है 53 मीटर 30 मीटर पर सेकंड से। इसमें v रिलेटिव कितना लिखोगे, इसमें v रिलेटिव जल्दी बताओ कितना लिखोगे? तो अब देख लो, एक का कंपोनेंट इधर हो जाएगा रेडियस के अलोंग और एक का कंपोनेंट इधर हो जाएगा। तो अब रिलेटिव वेलोसिटी में से माइनस करोगे, इधर आ जाएगा 50 cos 37 डिग्री और इधर आ जाएगा कितना 30 cos 37 डिग्री। तो v रिलेटिव जो हो जाएगा 50 cos 37 माइनस 30 cos 37 आ जाएगा, और फिर इस तरीके से हम v रिलेटिव निकाल लेंगे। अभी कैलकुलेट करके आया ना बैक वाले पेज में, ये कितना है 40 माइनस 18 लिख देंगे, ये होगा 40 माइनस 18 दैट इज 22 मीटर पर सेकंड v रिलेटिव लिखोगे। लो बैक वाला पेज यही चाहिए था ना, किसी पहले वाला, ये वाला, ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज और ये थर्ड पेज। थर्ड पेज साइन 37 एंड कॉस 53, साइन 30 कहाँ पे है ये 30 cos 53, हाँ 30 cos, हाँ 53 है, सही है, ये यहाँ पे 30 cos 53 सही है, हाँ ये 53 आ जाएगा, 30 cos 53 डिग्री होगा। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो हम कहते हैं कि जो डॉपलर इफेक्ट है किसके लिए, लाइट के लिए, वो सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल, चाहे ऑब्जर्वर मूव करे चाहे ऑब्जेक्ट मूव करे, वो केवल डिपेंड करेगा, उसकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी रिलेटिव स्पीड बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर पे।
हटाएं इसको, यस हटा दें इसको, आगे बढ़े ना। यस सर। चलो अब इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया उसी के हिसाब से। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब फार्मूला इसी पे डेवलप किया गया है। सपोज करो, कंसीडर अ सोर्स ऑफ लाइट, है ना, हैविंग फ्रीक्वेंसी if not is moving towards a stationary observer at speed vs। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हो जाएगा वो हम क्या लिखेंगे नॉर्मल फॉर्मूले से, बताओ इसमें कौन सा लिखें? v प्लस वी नॉट बाई वी लिखें कि v अपॉन v माइनस वी एस लिखें? क्या लिखें? कौन सा लिखें, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला ना, नीचे वाला। यस सर। इसमें लिखेंगे हम v अपॉन v माइनस वी एस इंटू कितना लिखेंगे, एफ नॉट। अब v की जगह पे क्या हो जाएगा, c अपॉन c माइनस वी एस इंटू एफ नॉट लिखेंगे कि लिखेंगे इसको? c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। c जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, इसी चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? c को क्या करो कि ऊपर नीचे c से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे c से डिवाइड कर दो, मतलब देखो c इंटू 1/c, मतलब 1/c से ऊपर ही मल्टीप्लाई किया, एंड c vs इंटू 1/c मैंने नीचे भी कर दिया। इससे एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये कट करके तो 1 हो जाएगा और ये अंदर जाएगा, ये ऊपर कितना हो गया, 1 हो गया, और ये हो गया अंदर जाके c इंटू 1/c माइनस vs इंटू c, ये वैल्यू आ गई इंटू कितनी, एफ नॉट आ गई। ये कट के भी 1 हो गया, मतलब ये एक्सप्रेशन जो है एफ ऑब्जर्व्ड का जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा 1/1 माइनस वी एस अपॉन सी एफ नॉट। यहां तक ठीक है? यस सर। ठीक है। अभी देखो ये सब चीज तुमको प्रूफ करने सीबीएसई एग्जाम में आ सकता है, उसके लिए बता रहे हैं कि ये जो बात मैंने अभी बोली, कौन सी बात, कि ऑब्जर्वर मूव करे या फिर सोर्स मूव करे, उससे फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में। उसी चीज का प्रूफ यहाँ बता रहे हैं। जो भी हम पीछे बात बोले हैं तुमको हम एग्जाम्पल देकर समझाए हैं, उसमें एक वैल्यू डालकर समझाया है, इसी को जनरलाइज वे में समझा रहे हैं, बता रहे हैं चीज को। तो इस केस में जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, इस केस में जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, अभी पीछे लिखे हैं, क्या लिखे हैं, ये लिखे हैं 1/1 माइनस वी एस अपॉन सी इंटू एफ नॉट, और इसको हम 1 माइनस वी एस अपॉन सी की पावर -1 इंटू एफ नॉट लिख दें, तो कोई दिक्कत कैसे? नो सर। नहीं ना। अच्छा, ये मुझे बताओ कि Vs अपॉन सी ये 1 के आसपास वाली वैल्यू होगी या 1 से काफी छोटी वैल्यू होगी? छोटी होगी। मच स्मॉलर देन 1 होगी, क्योंकि पता है ये 100 मीटर पर सेकंड होगा, तो ये 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये वैल्यू 1 से काफी कम हो जाएगी, और 1 से काफी कम होगी तुम्हारे पास ये बायनोमियल एप्रोक्सीमेशन तुम्हें याद होगा। ये करीब करीब किसके इक्वल हो जाता है, जब ये x जो है 1 से काफी कम हो जाए, किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर मान लो माइनस n ले लेते हैं, ये 1 प्लस nx के इक्वल होता है कि नहीं होता है, या फिर ये 1 माइनस n इंटू एक्स हो जाता है कि नहीं हो जाता है, जो पावर होता है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या उसी लॉजिक से ये 1 प्लस वी नॉट अपॉन सी इंटू एफ नॉट होगा कि नहीं होगा? यस सर। सर वीएस, वी नॉट नहीं, वीएस, इसको वीएस लिख लो, इसको वीएस लिख दो। ये समझ में आ गया? कहने का मतलब अगर एक सोर्स है, यहाँ ऑब्जर्वर है,
एक सोर्स है और यहाँ ऑब्जर्वर है, और सोर्स vs रफ्तार से आगे बढ़ रहा है लाइट स्पीड छोड़ता हुआ, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ये सोर्स है ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को हम अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस VSC इंटू एफ नॉट लिख सकते हैं। ये चीज ठीक है। अब इसी में, ये तो हमने पहला एग्जांपल लिया, इसमें क्या था कि सोर्स ऑफ लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब दूसरा केस लेते हैं इसमें हम कि इफ एंड आल्सो कंसीडर, अब इसमें क्या है, सोर्स रेस्ट में है, सोर्स रेस्ट में है एंड ऑब्जर्वर इसकी तरफ v नॉट स्पीड से मूव कर रहा है। इस केस में जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ये v प्लस वी नॉट अपॉन v इंटू एफ नॉट होगा, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ से छोड़ रहा है एफ नॉट छोड़ रहा है। अब अगर लाइट की बात होगी तो c प्लस वी नॉट अपॉन सी इंटू कितना एफ नॉट हो जाएगा, और इसको 1 प्लस वी नॉट सी इंटू एफ नॉट लिख सकते हैं, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी। अब जरा इस पे ध्यान दो, इस फॉर्मूले पे जो अभी लिखे हैं बॉक्स में ये फॉर्मूला, और जो पीछे लिखे हैं ये फॉर्मूला। अगर इन दोनों में मान लो हम सिमेट्री वाला केस ले लें कि अगर यहां भी ये 100 मीटर पर सेकेंड हो जाए इस केस में, और इस केस में ये vs भी अगर 100 मीटर पर सेकेंड हो जाए, तो जो फ्रीक्वेंसी हम लिए हैं इसमें, इसका नाम 1 दे दो, इसका नाम 1 दे दो, और इसका नाम 2 दे दो 2, तो क्या f ऑब्जर्व 1 और f ऑब्जर्व 2 इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो ये बात हम ऐसे भी प्रूफ करके दिखा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कहने का मतलब इन जनरल क्या लिख सकते हैं? कहने का मतलब इन जनरल ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, सोर्स है और ऑब्जर्वर है, दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहा है, दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहा है किसी भी कारण से, या तो सोर्स मूव कर रहा हो या ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो। तो उस केस में क्या लिखा जाएगा, जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 1 प्लस v अपॉन c लिखा जाएगा, जहां ये v क्या होगा, ये रिलेटिव v हो जाएगा। की बात समझ में आया कि नहीं आया? ये रिलेटिव भी क्यों लिखे हैं? हम लिखे हैं कि सोर्स भी मूव कर सकता है, ऑब्जर्वर भी मूव कर सकता है, और इस तरीके से मूव करेगा कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन समय के साथ क्या हो, घटे। ये चीज क्लियर है या इसमें दिक्कत है? यस सर, क्लियर है। अच्छा, तो अगर ये दोनों दूर जाएगा तो बता दो क्या हम लिखें फॉर्मूला। अगर ये दोनों दूर जा रहा है और इसके बीच में v रिलेटिव वेलोसिटी है, तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व का फॉर्मूला हम क्या लिखें, f इक्वल टू 1 माइनस डालेंगे प्लस डालेंगे, माइनस डालेंगे ना। देखो इसमें नजदीक आएगा तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, देखो इसमें जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी ग्रेटर देन जो एक्चुअल छोड़ेगा उससे, कि नहीं, और इसमें दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ये माइनस v रिलेटिव अपॉन c हो जाएगा जब दूर जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। ये दोनों फॉर्मूला समझ में आया ना? तो यही ड्रॉपलेट इफेक्ट इन लाइट का फॉर्मूला बनेगा कि चाहे इन दोनों के बीच में सेपरेशन घटे तो ये फॉर्मूला, इन दोनों के बीच में सेपरेशन बढ़े तो ये फॉर्मूला, और यहाँ पे डालोगे कौन सा, रिलेटिव वेलोसिटी, चाहे ये मूव करे चाहे ये मूव करे, दोनों मूव करेगा। जैसे मान लो ये v1 रफ्तार से इसकी तरफ आ रहा है, ये v2 रफ्तार से इसकी तरफ आ रहा है, तो v रिलेटिव क्या लिख दोगे, v1 प्लस v2 लिखोगे? यस सर। ठीक है, और अगर ये इधर जा रहा है v1 से और इधर जा रहा है v2 से जा रहा है, तो इस केस में v रिलेटिव क्या लिखोगे, इस केस में v रिलेटिव क्या लिखोगे, इस केस में v रिलेटिव क्या लिखा जाएगा,
ये मान लो जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दूर, सर v1 माइनस v2। अरे इसमें भी वही लिखा जाएगा ना, v1 प्लस v2 लिखा जाएगा, दोनों तो एक ही होगा ना, नहीं? सर आप एग्जांपल कर रहे थे उसमें तो दोनों अगर अलग जा रहा था, नहीं एक ही में जा रहा था तो माइनस था। दोनों अगर हाँ, देखो, सर समझ गया। दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो प्लस। बस इसमें क्या होगा, इसमें नजदीक आएगा, इसमें देखो इसमें नजदीक आएगा ना, नजदीक आते आते देखो, नजदीक आते आते फिर तो दूर जाना शुरू हुआ ना, सोर्स और ऑब्जर्व नजदीक आ गया और वेलोसिटी की डायरेक्शन यही रही, तो फिर क्या होगा, एक इधर निकल लेगा एक इधर निकल लेगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के इसमें सेम ही होना चाहिए। बट नजदीक आते वक्त फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी और दूर जाते वक्त फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी। ये चीज समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके, तो ये दोनों हाँ बोलो, ये दोनों जो है सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट का यही फार्मूला होगा। ओके, अब इसमें से हम ये जो है इफ ऑब्जर्व्ड माइनस इफ 1 प्लस माइनस एक साथ लिख देते हैं, v रिलेटिव अपॉन c, ये कंबाइन करके एक साथ लिख देते हैं प्लस माइनस करके। प्लस कब जब दोनों नजदीक आ रहे होंगे, और माइनस कब जब दोनों दूर जा रहे होंगे। अब इसको तुम इफ ऑब्जर्व अपॉन इफ नॉट इक्वल टू 1 प्लस माइनस v रिलेटिव अपॉन c लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। और इसको लिख दो इफ ऑब्जर्व इफ नॉट माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस v रिलेटिव अपॉन c। क्लियर है ये चीज क्लियर या दिक्कत इसमें? और फिर इसको इफ ऑब्जर्व माइनस इफ नॉट अपॉन इफ इक्वल टू प्लस माइनस v रिलेटिव अपॉन c लिख दोगे, और ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस जो फ्रीक्वेंसी छोड़ा गया, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस जो फ्रीक्वेंसी छोड़ा गया, इसको लिखेंगे चेंज इन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, और ये आ जाएगा डेल f अपॉन इफ नॉट इक्वल टू प्लस माइनस v रिलेटिव अपॉन c लिख देंगे। एनसीईआरटी में डायरेक्ट यही फॉर्मूला लिखा गया है, बीजे का सारा चीज बाईपास करके डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखा गया है, तो पढ़ने पे किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। ये ठीक है, ये इसमें दिक्कत है? ठीक है सर। ओके, और साथ में हम एक फॉर्मूला और लिखते हैं, ये तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन, ये क्या है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी में देखो स्पीड ऑफ लाइट सेम है कि अलग अलग है। स्पीड ऑफ लाइट अगर हम बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, हम देखते आ रहे हैं, नजदीक जा रहे हैं दूर जा रहे हैं, ये तो चेंज नहीं होगा ना। तो स्पीड जो होता है वो क्या होता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, वो होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो अगर फ्रीक्वेंसी में बदलाव आ रहा है तो वेवलेंथ में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा। देखो ये रहना है 3 इंटू 10 की पावर 8, तो अगर फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, बढ़ा तो वेवलेंथ घटा, और फ्रीक्वेंसी घटा तो वेवलेंथ बढ़ा। तो यही फॉर्मूला हम लिखते हैं चेंज इन वेवलेंथ के लिए, जो लिखा है डेल एफ अपॉन एफ नॉट इक्वल टू प्लस माइनस v रिलेटिव इंटू c। तो लिख सकते हैं सिमिलरली हम लिख सकते हैं डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस v रिलेटिव अपॉन c, ऐसे लिख देंगे। और साथ में एक और लाइन हम जोड़ देंगे कि अगर c इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा है, तो अगर इसका f डेल f पॉजिटिव है तो इसका डेल लैम्डा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? अगर ये बढ़ा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। घटेगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा। और अगर डेल एफ निगेटिव है तो डेल लैम्डा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा।
इसका मतलब डेल एफ, ये लैम्डा नॉट कर दो, अपॉन एफ नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। ये चीज क्लियर है? यस सर। तो ये दोनों फॉर्मूला ध्यान रखना, ये दोनों फॉर्मूला ध्यान रखना। आगे बढ़े, एक छोटा सा और पार्ट इसमें, इसको जल्दी खत्म करते हैं। देखो, अब इसमें से मान लो ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है। तो जब सोर्स नजदीक आते जाएगा, सोर्स नजदीक आते जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी? जब सोर्स नजदीक आते जाएगा तो एफ ऑब्जर्व जो होगा वो एफ नॉट से बड़ा होगा कि छोटा होगा? अभी लिखे हो ना, एफ ऑब्जर्व क्या लिखे हो? एफ नॉट 1 प्लस वी रिलेटिव अपॉन सी लिखे हो कि लिखे हो? तो जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का सेपरेशन कम होगा तो जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी, जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी और जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी उसमें कौन बड़ा होगा, ऑब्जर्व वाला कि एक्चुअल वाला? ऑब्जर्व वाला। अच्छा, तो ऑब्जर्व, तो लैम्डा ऑब्जर्व इक्वल टू लैम्डा नॉट 1, यहां प्लस डालें कि माइनस डालें? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लैम्डा क्या हो, घटेगा ना, तो v रिलेटिव अपॉन c आएगा। तो अगर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो ये ऑब्जर्व क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा कि नहीं? यस सर। तो अगर मान लो हम क्वेश्चन पूछें कि ये जो सोर्स था ये ऑब्जर्वर के नजदीक आ रहा था, ये सोर्स था ये ऑब्जर्वर के नजदीक आ रहा था, तो इसमें जो लाइट का रेडिएशन मान लो अलग अलग रेडिएशन छोड़ता है, इसमें अलग अलग रेडिएशन छोड़ता है, तो इसमें तुमको जो ये वेवलेंथ ऑब्जर्व करोगे वो घटते क्रम में ऑब्जर्व करोगे कि बढ़ते क्रम में ऑब्जर्व करोगे? मतलब जब ये अलग अलग पॉइंट पे आएगा तो ये अलग अलग वेवलेंथ ऑब्जर्व करेगा कि नहीं करेगा? तो ये जो वेवलेंथ तुम घटते क्रम में ऑब्जर्व करोगे कि बढ़ते क्रम में, कि कुछ समय पे मतलब इसका सेपरेशन पे कुछ और वेवलेंथ होगा, फिर सेपरेशन घटेगा तो कुछ और वेवलेंथ होगा, फिर सेपरेशन घटेगा तो कुछ और वेवलेंथ होगा। तो ये जो जैसे मान लो पहले लैम्डा 1 किए, फिर लैम्डा 2 किए, फिर लैम्डा 3 किए, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। डिक्रीजिंग होगा ना, कि ये ऑब्जर्व जो है वो क्या है, वो जो है तुम्हारा इसमें घट रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो अगर पहले मैंने अगर ग्रीन ऑब्जर्व किया है, मान लो यहां से पहले हमको ग्रीन लाइट आते दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ग्रीन लाइट आते दिखाई पड़ रहा है, तो कुछ समय बाद मुझे ब्लू दिखाई पड़ेगा या फिर रेड दिखाई पड़ेगा। अगर प्रेजेंटली हमको ग्रीन लाइट दिख रहा है इससे आता हुआ, तो कुछ समय बाद, अगले दिन या एक महीने बाद, एक हफ्ते बाद, इस सोर्स से या ये मानो कोई प्लैनेट या स्टार है उससे मुझे रेड लाइट आता दिखाई पड़ेगा कि ब्लू लाइट आता दिखाई पड़ेगा? ब्लू। इसका मतलब जो चीज नजदीक आती जाएगी उसमें मान लो ROYGBIV, तो उसमें शिफ्टिंग किधर होगा, नजदीक आते दिखाई पड़ेगी तो पहले तुमको क्या दिखाई पड़ेगा, रेड दिखाई पड़ेगा, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, ऐसे दिखाई पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अगर उससे व्हाइट लाइट की हम बात करें तो। और अगर दूर जाता होगा तो यही पैटर्न उल्टा चलेगा कि नहीं चलेगा? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो देखो, कोई स्टार अर्थ से नजदीक आ रहा है या दूर जा रहा है, इसकी पहचान इसी से होती है कि अगर समय के साथ नजदीक आ रहा होगा तो हम किधर शिफ्ट करेंगे, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, इंडिगो, तो किधर शिफ्ट करेंगे? इधर हम रेड, इंडिगो, येलो, ग्रीन, ब्लू की तरफ शिफ्ट करेंगे। और अगर दूर जा रहा होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर।
तो अगर ये नजदीक आ रहा है तो उस समय में उस पैटर्न को ब्लू शिफ्ट बोला गया है, उस पैटर्न को ब्लू शिफ्ट बोला गया है अगर वो नजदीक आ रहा है। और अगर ये दूर जा रहा है तो उसको रेड शिफ्ट बोला गया है। ठीक है, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट। तो ब्लू शिफ्ट मतलब क्या होगा? दो स्टार या प्लैनेट नजदीक आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं। ब्लू शिफ्ट मतलब क्या होगा? नजदीक आ रहे हैं कि दूर जा रहे हैं? नजदीक जा रहे हैं। नजदीक आ रहे हैं। और रेड शिफ्ट मतलब दूर जा रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन है डॉपलर इफेक्ट का कि अगर मान लो कोई तुम रात मान लो अर्थ पे हो और वहां से किसी रात में तुमको स्टार दिखता है, एक दिन देखे तो उससे ब्लू लाइट आ रही है या फिर ग्रीन लाइट आ रही है, एक महीने बाद देखे उससे रेड लाइट आ रही है, तो तुम देख के पता लगा लोगे कि ये अर्थ से दूर जा रहा है। तो ये एप्लीकेशन होता है डॉपलर इफेक्ट। समझ में आया पूरा का पूरा डॉपलर इफेक्ट या नहीं? यस सर। यस इस तरह यस सर। द एंड ऑफ वेव ऑप्टिक्स। नेक्स्ट क्लास से मॉडर्न फिजिक्स चलेगा। सर ये मॉडर्न फिजिक्स कितने दिन का है? अब वो तो डिपेंड करता है कितने दिन चलाए हम। खत्म करने को तो मतलब एक एक दिन में एक एक चैप्टर निकाल के खत्म कर दें एक हफ्ते में। उसमें तुमको कितना समझ में आएगा वो डिपेंड करता है ना। देखो कितने दिन चलाना है ये तुम्हारी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। मेरे पास टंकी भरा हुआ पानी है, अब तुम ग्लास लेके बैठे हो या बाल्टी लेके बैठे हो तो तुम पे डिपेंड करता है ना। वो हम पूरा का पूरा एक टंकी में भर दें या थोड़ा थोड़ा ग्लास में भर के दें ताकि तुम आराम से इसको पचाओ। हमको तो बोलोगे ठीक है कल संडे को एक दिन बैठेंगे, संडे को एक दिन बैठेंगे सुबह 7 बजे से लेके और रात के 7 बजे तक पूरा मॉडर्न फिजिक्स खत्म कर देंगे, एक दिन में खत्म हो जाएगा। अब वो खत्म करने में तुम कितना बचा पाते हो उससे मतलब है ना। ये देखो ये जो चीज हम वेव ऑप्टिक्स इतना दिन में पढ़ाए इसको तो हम आराम से एक हफ्ते में पढ़ा सकते थे, लेकिन एक हफ्ते में पढ़ा के जो भी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा वो भी शायद समझ में नहीं आता। ये वाली बात होती है। तो तुम पे डिपेंड करता है कि कितना दिन में तुमको चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ना है या फिर जस्ट सिलेबस कंप्लीशन का फील लेना है। क्या चाहिए? सिलेबस कंप्लीशन का फील लेना है कि हाँ चलो सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो वो तो हम कंप्लीट करा देंगे 1 से 2 दिन में। और नहीं एक एक चीज सिखाते हुए आगे बढ़ना है तो उसमें नेचुरल सी बात है समय लगेगा। सर ऐसे नॉर्मल क्लास जैसे चलता है वैसे कितने दिन में खत्म होगा? वो तो डिपेंड, वो तो खत्म होने में जैसे कि उसमें कुछ कुछ चीजें हैं, एटम है और उसका बाकी पार्ट है वो तो पढ़े ही हो गया, लग जाएगा 15-20 दिन तो कम से कम लग ही जाएगा, कम से कम 15-20 दिन लग जाएगा। सर टाइमिंग अब यही रहेगा? टाइमिंग इसमें कोई दिक्कत है क्या? यस सर ये टाइमिंग बदल सर दीजिए। हम लोग का कभी कभी मतलब कि वीक में 3 दिन बायो का क्लास रहता है 10-15 से। अच्छा टाइमिंग के बारे में कल बात करते हैं। कल ऐसा करो ना, कल 8 बजे से कर लो। सर 7:30 से नहीं हो सकता सुनो है? ना, कल 8 बजे से कर लो। आज का टाइम तो खत्म हो रहा है, कल 8 बजे से कर लो। कल टाइमिंग के बारे में बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रहा है तो नेक्स्ट क्लास हम कर भी नहीं सकते हैं तुम्हारा। कल 8 बजे से कर लो, कल बात करते हैं टाइमिंग के बारे में। कल 8 बजे से, कल 8 बजे से।